हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न के 21 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं आज आपको 21 नवंबर की मैगजीन लेके आ गई हूँ। कल को मैं क्या करूँगी, कल को मैं 15 नवंबर की लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अभी क्या किया, जो आरबीआई का पैनल है उसने डिसाइड किया है कि क्या वो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक लाइसेंस देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। देखो अभी क्या किया है इस पूरी के लिए कि भी हाँ यार, कि मैं जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या जो लार्ज एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बैंकिंग का लाइसेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया है, आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया है, किसके अंडर, पीके मोहांती के अंडर, जो रिव्यू करेंगे कि जो प्रेजेंट एक्सटेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, जो अभी इंडिया में जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स हैं उनकी क्या ओनरशिप, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसको रिव्यू करेगा। ठीक है, समझ में आया। देखो सिंपल बात यही है कि आरबीआई क्या करेगा, एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। वो क्या करेगा, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है या जो भी उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई अभी क्या है, थोड़ा रिलक्टेंट है, मतलब कि थोड़ा सा वो हिचकिचा रहा है कि क्या मैं ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं या जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको क्या मैं बैंकिंग लाइसेंस दूं या ना दूं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको लाइसेंस दे देते हैं कहीं ना कहीं गवर्नेंस के ऊपर फिर चिंताएं बनने लग जाती हैं। दूसरी बात क्या है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। मतलब जैसे आपको पता होगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्मल जब आई थी शुरू में सिर्फ कंपनी के लिए रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से उसने कॉलोनियलिज्म की मतलब की भावना कर ली थी। ठीक है, तो एक हमेशा एक डर रहता है कि कहीं वो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो जाए या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस वजह की वजह से क्या है, आरबीआई कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है कि इन लोगों को बैंकिंग का लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया है उसकी रिकमेंडेशन क्या है, देखो उन्होंने यही बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी लार्ज कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको एज अ प्रोमोटर ऑफ बैंक अलाउड किया जाना चाहिए। लेकिन वो भी हम तभी अलाउड करेंगे, पहले हमें कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट करना होगा, किसमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। देखो इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो लैंडिंग और एक्सपोजर है बैंक्स में बीच में और साथ में जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ग्रुप एंटिटीज़ हैं जैसे एनबीएफसी हो गया, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा देखो आपको पता होगा कि हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो पेटीएम बैंक्स होते हैं, जो पेमेंट बैंक्स हैं, उनको हम एक फुल फ्लेज बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ क्या होती है, मतलब एक लाइक अगर हम किसी एनबीएफसी को अगर हमने बैंक में कन्वर्ट करना है तो उसका एसेट साइज अगर 50,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसको बैंक्स में कन्वर्ट करने का सोच सकते हैं। ठीक है, वेल रन लार्ज एनबीएफसी विद एन असेट साइज ऑफ 50,000 करोड़ एंड अबव इंक्लूडिंग दो जो कॉर्पोरेट हाउसेज के द्वारा ओन किए जा रहे हैं, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम उसको बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है किसी पेमेंट बैंक को भी हम या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसका पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहा हो, वो सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या, अगर हम न्यू बैंक्स इस तरह के खुलते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइवेट बैंक्स आते हैं तो इसमें हमारी इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव होगा, रूरल एरियाज़ में बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हम ज़्यादा दे सकते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स हैं वो ज़्यादा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर हमेशा जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी लेके आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ बैंक लाइसेंसिंग का इंडिया में। 1993 में पहली बार 10 न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें जो कैपिटल थी उसको 100 करोड़ तक कितना रखा था, लिमिट रखा था। 2001 में क्या किया था, जो इनिशियल मिनिमम कैपिटल है उसको बढ़ा के 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया था। 2004 में क्या किया था, उन्होंने ये बोला था जो भी आपकी कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, मतलब कि 100 करोड़ है या जो 200 करोड़ है उसका 5% आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन पहले आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। 2010 में क्या किया, बैंक्स को ये बोला गया कि आपको क्या करना है, सेटअप करना है होली ओन्ड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब ये क्या कर सकती है, ये आपकी 40% जो वोटिंग कैपिटल है उसको होल्ड कर सकती है 5 साल के लिए। ठीक है, 2016 में आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम जो लाइसेंस है, सिर्फ बैंकिंग जो लाइसेंस है उन्हीं रेजिडेंट्स को देंगे या उन्हीं प्रोफेशनल्स को देंगे जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में। 2018 में आरबीआई ने अलाउ किया कि कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम क्या कर सकते हैं, एक फुल फ्लैग बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, 2019 में हमने क्या बोला कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी जिनकी मिनिमम वोटिंग कैपिटल
कैपिटल या जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है वो 200 करोड़ हो। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरी न्यूज़ में क्या था। पूरी न्यूज़ में बस यही था कि आरबीआई क्या कर रही है, एक रिव्यू कमेटी उन्होंने सेटअप करी है जो रिव्यू करेगी क्या जो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्हें बैंकिंग का लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुजेशंस क्या है वो हमने देखा है, क्या फ़ायदा है ये भी देखा है, नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस है वो हमने सब कवर किए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड रूल्स 2020। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि 4 कोड पार्लियामेंट में पास हुए थे। अब क्या है, हर एक कोड के रूल्स एंड जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है। तो अभी क्या है, उसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के बारे में जो रूल्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया है। देखो ये आप सबको पता है जो OSH कोड है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था सितंबर में। इसमें क्या किया था हमने, जो 13 लेबर लॉज हैं उनको सबसम किया था। वो लेबर लॉज जो रेगुलेट करते थे हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, इन सबको हमने क्या किया, सबसम किया है। अब ड्राफ्ट रूल्स में क्या होएगा कि किस तरह से जो OSH कोड के अंदर जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, विच इज़ रिलेटिंग टू द ऑफकोर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। जैसे डॉक वर्कर्स हो गए, डॉक वर्कर्स देखो मेनली जो पोर्ट पे जो काम करते हैं, शिप पोर्ट्स वगैरह पे, उन्हें बोलते हैं डॉक वर्कर्स हो गया। बिल्डिंग या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, माइंस वर्कर्स हो गए, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो इनके हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस के बारे में हम रूल्स फ्रेम करेंगे। ठीक है, फीचर्स क्या है, किसी भी एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉयड नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू ना कर दें। इसके अलावा क्या है, आप एक बंदे से दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। 12 घंटे में क्या है, 12 घंटे का मतलब है स्प्रेड ओवर टाइम। स्प्रेड ओवर टाइम मतलब कि 12 घंटे में उसका लंच टाइम भी है। ठीक है, और भी जो ब्रेक्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। ये नहीं कि उसके 12 घंटे आप काम करो और अलग से 1 घंटा आप ब्रेक दो, नहीं, 12 घंटे में सब इंक्लूड है। करंट लिमिट जो 10.5 आवर्स थी उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। वीकली जो वर्किंग आवर्स है उसको 48 आवर्स तक की कैप रखा गया है। देखो 1 साल में उनको एक जर्नी अलाउंस आपको करना देना ही होगा। लेकिन अगर कोई बिहार का वर्कर हरियाणा में काम करता है तो अगर उसको इंटर स्टेट मतलब कि अपने घर जाना है, 1 साल में एक बार उसको जर्नी अलाउंस कौन प्रोवाइड करेगा, वही इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। टू एंड फ्रो जर्नी का जो भी उसका किराया होगा वो सब प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस और जो भी एनुअल इंटीग्रेटेड रिटर्न है वो सब प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा क्या है, जो भी इंडस्ट्री जिसमें 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पे मैंडेटिक सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए जो वर्कर्स की सेफ्टी के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेगी। इसके अलावा क्या है, अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में वुमेन एम्प्लॉयड है तो वुमेन की सेफ्टी के रूल्स को देखना होगा, जिसमें 6 AM मतलब कि सुबह के 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद हमें उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी विद देयर कंसेंट। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। गवर्नमेंट मूव्स एडवांसिंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है हमारी GS3 में जाएगी एनवायरनमेंट सेक्शन में। तो गाइस हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है इन्होंने 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इसको ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या करें, पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करें और डीजल में 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करें 2030 तक। ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट कर रही है कि ये जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है इसे प्रीपोन किया जाए। प्रीपोन का मतलब 2030 का जो टारगेट है उसको से पहले कंप्लीट किया जाए। अभी करंट जो अगर देखा जाए हमारी इंडिया में जो इथेनॉल की सप्लाई है 2019-20 में देखा गया है हम ऑलरेडी 4.8% इथेनॉल को ब्लेंड कर चुके हैं पेट्रोल में, और 2020-21 में हम नियर अबाउट 8.5% तक इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, अब प्रपोजल क्या है, प्रपोजल यही है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी 468 करोड़ लीटर की इथेनॉल कैपेसिटी को एडिशनल प्रोड्यूस करना है। और वो कैसे हम एडिशनल प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोन्स के थ्रू। इसके अलावा हमें क्या करना है, शुगर मिल्स, डिस्टिलरीज या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज करना है कि नहीं आप जो डिस्टिलरीज हैं उन्हें सेटअप करो, या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग डिस्टिलरी है उसकी कैपेसिटी को आप क्या करो, इंक्रीज करो। इसके अलावा हमें क्या करना है, इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अब आप फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करो। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आप 7% पे लोन देते हो तो 7% की जगह 5% पे लोन दे दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन में 5 साल के लिए उनको लोन प्रोवाइड करना है, 6% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इथेनॉल आपको पता होना चाहिए, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इथेनॉल हम कोन या शुगर केन से डिराइव करते हैं यूजिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। हाउएवर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो सरप्लस राइस है, हमारे पास एक्स्ट्रा राइस है जो वहाँ पे सड़ा सड़ा खराब हो रहा है,
उसको क्या है, ख़राब करने की जगह उसको हम इथेनॉल प्रोड्यूस करने में यूज़ करें। जो भी सरप्लस राइस है या जो सरप्लस जो मैदा है जो स्टेट्स में है, उन्हें हम यूज़ करें इन इथेनॉल की प्रोडक्शन में, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, इथेनॉल को अगर हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में तो क्या इसका बेनिफिट है, तो सबसे पहले क्या जो कंबशन परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है। इसके अलावा ऑफकोर्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के जो एमिशंस होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा क्या जो शुगर मिल्स हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब क्या है जो शुगर केन जो ज़्यादा गन्ना है वो उसको यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल की प्रोडक्शन में। इसके अलावा क्या फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं मेनली गल्फ कंट्री से, अरब कंट्री से, उनके पे जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस होगी। इसके अलावा हम फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवा सकते हैं डिस्टिलरीज में, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है रुपे कार्ड फेज 2, कहाँ पे, भूटान में, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी कहाँ कवर होगी, GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस अभी रुपे कार्ड जो फेज सेकंड है इसके अंदर क्या होएगा, जो भूटान का जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो भूटानीज लोग हैं, वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, रुपे नेटवर्क को असेस कर सकते हैं, ठीक है। जो रुपे का फेज़ 1 प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ था अगस्त 2019 में। इसके अंदर क्या था कि इंडिया में जिन लोगों के पास रुपे कार्ड है वो क्या कर सकते हैं, भूटान में जाके भूटान के जो ATM हैं या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं वहाँ से अपना यूज़ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी रुपे कार्ड है क्या, देखो रुपे कार्ड आप सबको पता होगा, आपके पास ATM है, डेबिट कार्ड है, 2012 में लॉन्च हुआ था। इससे पहले हमारी इंडिया में मेनली मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड ये चलते थे, लेकिन जब से रुपे कार्ड आया ये इंडिया का अपना इंडिजीनियस कार्ड है, ठीक है। 2012 में लॉन्च किया गया था। इंडिजीनियस इंडिया का डेबिट, क्रेडिट और इंटरनेशनल प्रीपेड कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, जहाँ ATM पे भी एक्सेप्ट होता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस पे भी, ई-कॉमर्स वेबसाइट हर जगह ही एक्सेप्ट होता है, ये आप सबको पता भी होगा। इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये खुद RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है, किसके अंडर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया में फास्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें। प्रेजेंटली जो रुपे कार्ड है वो 1100 बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, RRBs दैट इज द रीजनल रूरल बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक, सब इसमें इंक्लूड हैं जो रुपे कार्ड को इशू करते हैं। इंडिया ऑलरेडी रुपे कार्ड को लॉन्च कर चुका है, UAE, बहरीन, सिंगापुर, सऊदी अरब, भूटान। तो गाइस इन कंट्रीज़ के आपको नाम पता होना चाहिए, जो 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये इंडिया का इनिशिएटिव था ताकि हम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकें, ताकि हम इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ क्या कर सकें, लेके जा सकें, ठीक है। अब इंडिया और भूटान के क्या रिलेशंस है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया और भूटान ने ऑलरेडी पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस का फ्रेमवर्क को साइन किया हुआ है, जिसमें ये है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी अनाउंस किया कि अगले साल जो इसरो है वो भूटान की सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके अलावा इंडिया भूटान कहाँ कहाँ किस एरियाज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं, सबसे पहले हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में क्या है आपको पता है, जो भूटान है वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो क्लीन एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो भूटान क्या कर रहा है, इंडिया को क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, और इससे क्या है भूटान का ऑफकोर्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, इंडिया का तो भाई चाइना है, ठीक है, ये याद रखना। यूएसए है, ठीक है। इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जो मेजर एक्सपोर्ट्स इंडिया से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, व्हीकल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये सब होते हैं। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी लेवल पे सेक्रेटरी लेवल के क्या होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं। ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑलरेडी फ्लड मैनेजमेंट में बैठाया हुआ है, वो इससे डील करता है। जो भी साउदर्न भूटान में जो फ्लड्स या जो इरोजन आते रहते हैं उनको किस तरह से एड्रेस कर सके, तो ये ग्रुप उसी इश्यूज़ को देखता है, ठीक है। सो गाइस ये आप सबको पता होना चाहिए जो भी अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट करते हैं, इंडिया का जो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है वो अब वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का भी पार्ट है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस अभी हमने ये पहले भी पढ़ी है, पिछले साल भी पढ़ी है, इसको नाविक भी बोलते हैं। ये इंडिया का खुद का क्या है, एक जैसे USA का GPS है जो आप यूज़ करते हो, जो आपको लोकेशन बता देता है, उसी तरह ये इंडिया का अपना क्या है, रीजनल, मतलब कि आपको नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। इंडिया इससे वर्ल्ड में 4th कंट्री बन चुकी है जिसके पास अपना इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्निशन दे रखा है, और अब ये वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का भी पार्ट बन चुका है। इसके अलावा जो 3 है वो कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। US का GPS है, रशिया का ग्लोनास है, एंड चाइना का BDU है। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये UN की एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग। जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है ये IMO की प्रोसेस है, जो
नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइडर्स जो भी देखो, जैसे इंडिया है, इंडिया अपना जो नेविक है वो क्या कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो भी अपने प्रोवाइडर्स हैं, सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने प्लान्स को सबमिट करती हैं ताकि उसको एक रिकॉग्निशन मिल सके। ठीक है, तो अभी क्या है, इंडिया का जो नाविक है उसको रिकॉग्निशन मिल चुका है। बेनिफिट क्या है कि अब हमारा जो नाविक है वो WWRNS का पार्ट है। इससे जो मर्चेंट वेसल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इंडिया के नाविक सिस्टम को और अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पोजीशन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे हम शिप्स की नेविगेशन को असिस्ट कर सकते हैं ओशन वाटर्स में विद इन द डिफाइंड एरिया। इसके अलावा क्या, अब हम सिंगल GPS सिस्टम पे डिपेंडेंस जो है वो कम होगी। इसके अलावा क्या, जो IRNSS इंडिया का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हमने डिज़ाइन किया गया है ताकि हमें, ऑफ कोर्स यार ये आपको ऑलरेडी बता चुकी, पोजीशन इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, और इंडिया से 1500 किलोमीटर तक की भी ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखो, इंडिया का जो ये नाविक है इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स हैं, जो कि 3 सैटेलाइट्स इसकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और जो 4 सैटेलाइट्स है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो गाइस मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, 3 तरह की होती है मेनली, जियो सिंक्रोनस होती है, जियो स्टेशनरी होती है, एक सनस्क्रीनस होती है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना क्या होती है, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। देखो सिंपल यही है कि एक परपेंडिकुलर होती है, एक पैरेलल में घूमती है और एक ऐसे घूमती है। ठीक है, इन्वर्टेड, तो यही होता है। ठीक है, इसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था ताकि हम जो इंडिया जो डिपेंडेंट है फॉरेन की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को, उस पर डिपेंडेंसी कम हुई। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं नाविक को हमने डिज़ाइन किया था टू प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज टू यूजर्स इन इंडिया। ये ऑलरेडी बता चुके, 7 सैटेलाइट होती हैं इसमें। ठीक है, 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, 4 है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो कि इंक्लाइंड है 29 डिग्री इक्वेटर में। हर सैटेलाइट के पास 3 र्यूबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो आपको एक्यूरेट जो डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं, एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 टाइप ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो हर एक यूज़र यूज़ कर सकता है। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं जो वही यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंक्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वही यूज़ कर, जैसे मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसीज है वही यूज़ कर सकते हैं। मतलब 2 टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है, दूसरा वही है जो मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं। एप्लीकेशन क्या है, ऑफकोर्स हम टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैफिकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, इन सब में क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। पढ़ लेना है। देखो अमेरिका का जो GPS है उस पर 24 सैटेलाइट है, हमारा जो नाविक है उसमें 7 सैटेलाइट है। लेकिन जो अमेरिका के 24 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जो इसकी जो ग्राउंड से जो विजिबिलिटी है वो लिमिटेड है, जबकि IRNSS की चाहे 4 सैटेलाइट्स हों, आई मीन 7 सैटेलाइट्स हो, लेकिन जो इसकी 4 सैटेलाइट्स है वो हमेशा क्या रहती हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमेशा ये विजिबल रहती है रिसीवर को अराउंड अ रीजन ऑफ 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ में। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, ये हमने पहले भी पढ़ा। देखो गाइस नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन करना है, अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, अभी का जो पेट्रोनेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसने एक पैक्ट साइन किया किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ। इसमें क्या करेंगे, वो कंप्रेस्ड बायो गैस के प्लांट सेटअप करेंगे किसके अंडर, सतत इनिशिएटिव के अंडर। देखो इसका एम यही है कि हम इंडिया में क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। सतत जो है इनिशिएटिव है जिसका एम यही है कि हमें क्या करना है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करना है और मार्केट में भी अवेलेबिलिटी करानी है ताकि हम इसको ऑटोमेटिक फ्यूल्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन में इसको यूज़ कर सकें, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर सकें, और इसमें एंटरप्रेन्योर्स को भी हम अट्रैक्ट कर सकें कि वो यहाँ पे इस फील्ड में आके इन्वेस्ट करें। इसमें हमारा एम यही है कि हम 2023-2024 तक 500 कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट को सेटअप करें। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने सेटअप किया था 2018 में। ठीक है, उन्नत भारत अभियान काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी क्या किया है, उन्नत भारत अभियान की प्रोग्रेस को रिव्यू किया है। उन्नत भारत अभियान है क्या, इसमें हमने मेनली क्या करते हैं, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एक विलेज के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम उस विलेज को इकोनॉमिकली और सोशली बेटर बना सकें, स्पेशली वहाँ की रूरल कम्युनिटी को। इसका एम यही है कि हम किस तरह से सोसाइटी और एकेडमिक सिस्टम को कनेक्ट कर सकें ताकि वो एकेडमिक सिस्टम उस सोसाइटी को नॉलेज प्रोवाइड कर सके और जो भी एमर्जिंग प्रोफेशंस हैं उनकी नॉलेज उस सोसाइटी को प्रोवाइड कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन है, IIT दिल्ली। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बढ़ते हैं, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो अभी ये जो वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और WHO के द्वारा। देखो इसका एम क्या है, इसको हमने इसलिए क्रिएट किया है, क्या हुआ था, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप था किस पे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस तरह के ग्रुप क्रिएट होना चाहिए, तो उनकी रिकमेंडेशन में हमने इस ग्रुप को क्रिएट कर दिया। अब भाई अभी ये पढ़ते हैं कि जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप है ये कब सेटअप हुआ था। ये सेटअप हुआ था जब UN की 2017 में हाई लेवल मीटिंग हुई थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। तब UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बोला था कि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप को सेटअप करना चाहिए। तब हमने 2017 में इस ग्रुप को सेटअप किया था। अब इस ग्रुप ने रिकमेंडेशन किया कि हमें क्या करना चाहिए, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप को सेटअप करना चाहिए, तो अभी वो किया है। अब इससे क्या होएगा, हम यही चाह रहे हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जो उसको हम ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे क्या कर सके, एड्रेस कर सके। तो क्या हमने कल भी पढ़ा किस तरह से जो एंटी मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, तो हमें इस इशू को एड्रेस करना है ग्लोबल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, ये क्या करता है, इस तरह से काम करता है ताकि हम क्या कर सकें, हर एक सेक्टर में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को इंपोर्ट कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें एंड यूज़ कर सकें क्वालिटी ड्रग्स की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने बैकएंड कोड रिलीज़ किया आरोग्य सेतु का। देखो गाइस अभी क्या है, जो ये बैकएंड कोड है क्या एक्चुअल में, देखो गाइस इससे क्या होएगा, जो आरोग्य सेतु की जो ट्रांसपेरेंसी हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ में जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब लोगों को रहता है ना कि यार मेरी प्राइवेसी मतलब कि रिलीज हो रही है, तो जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो एलिमिनेट होंगे और लोगों को हेल्प होगी कि हम किस तरह से जो मोबाइल ऐप्स हैं वो किस तरह से कॉन्टैक्ट को ट्रेस करती हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है ओपन फोर्ज, जिसे सेटअप किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन को प्रमोट कर सके, उसकी शेयरिंग को और उसके रीयूज़ को। आरोग्य सेतु ऐप आपको पता होगा हमने क्यों मतलब कि इंस्टॉल करी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों इसे आरोग्य सेतु ऐप को क्रिएट किया, ताकि हम कोविड-19 इन्फेक्शन के रिस्क को हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, लोगों को अलर्ट कर सकें जो भी अगर कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट में आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है सिस्मिक सर्वे कैंपेन इन महानदी बेसिन। तो क्या अभी हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं सिस्मिक सर्वे कैंपेन है क्या। देखो सिस्मिक सर्वे में हम क्या करते हैं, मेनली अर्थ सरफेस को हम क्या करते हैं कि अर्थ सरफेस के अंदर क्या है उसको हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ये लो इम्पैक्ट होता है, नॉन इन्वेसिव मेथड है। सिंपल ये कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया की में क्या लोकेशन है, वहाँ पे क्या सोर्सेज हैं, क्या रिजर्व्स हैं, उन सबको हम मानते हैं, उन सबका जो क्या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उन सब की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, अब हम महानदी बेसिन का ये कैंपेन करेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व कितना है और किस तरह से हम उस रीजन को सोशल और इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस मैप्स फॉर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइंग एरियाज जहाँ पे गैस के डिपॉजिट हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल सीज्मिक प्रोग्राम। इसमें क्या करेंगे, जो भी अभी तक कुछ एरियाज़ हैं जिसको हमने इवेल्युएट नहीं किया है उनको हम इवेल्युएट करेंगे। इन दिस वी विल अप्रेज द अनअप्रेज्ड एरियाज ऑफ इंडियन सेडिमेंट्री बेसिन। ठीक है, इंडिया के सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ ज़्यादा पाए जा रहे हैं जो अभी तक इवेल्युएट हमने नहीं किया है, उन एरियाज़ को हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक। तो गाइस ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। देखो डायरेक्ट सीडेड राइस है क्या, अभी क्या है, लेबर की शॉर्टेज के कारण राइस का जो कल्टीवेशन है उसको एड्रेस करने के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस एक टेक्निक है, उसे यूज़ किया जा रहा है। अभी क्या है, लेबर शॉर्टेज की वजह से जो पंजाब में 20% जो पैडी कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है उसको हमने DSR टेक्निक के अंडर लेके आए हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, राइस क्रॉप को सीड्स के थ्रू ही एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कि अब ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते सीडलिंग की। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट होता है क्रॉप को सो करने का। ठीक है, ये क्या है, लेस लेबर इंटेंसिव होता है मेथड ऑफ सोइंग द क्रॉप। बेनिफिट क्या है, वाटर कंजप्शन 30% वाटर कम कंज्यूम करती है, 60% लेबर की कम हमें ज़रूरत होती है, स्पेशली जब ग्राउंड वाटर का जो टेबल है डिक्लाइन हो चुका है, स्पेशली 85% स्टेट में बिटवीन 1984 टू 2016। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी आपको पता ही होगा कि एंशिएंट हिंदू टेम्पल अभी नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है। हिंदू टेम्पल किसका, लॉर्ड विष्णु का डिस्कवर हुआ है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान स्वात डिस्ट्रिक्ट में। ये 1300 साल बनाया गया, 1300 साल पहले बनाया गया था हिंदू शाही पीरियड के द्वारा। हिंदू शाही या इसको काबुल शाही भी बोलते हैं, जो कि हिंदू डायनेस्टी है जिन्होंने काबुल वैल्यू में रूल किया था जो आज ईस्टर्न अफगानिस्तान में है।
गंधारा में रूल किया था, जो भी पाकिस्तान में है, और साथ में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किया था। हिंदू शाही का मतलब यही है कि ये रॉयल टाइटल था उस डायनेस्टी का, एक्चुअल में कोई एथोलॉजिकल नेम नहीं है। एक्चुअल में ये कुशाना एम्पायर के ही डिसेंडेंट थे, उन्हीं की जनरेशन है, ठीक है, या फिर टर्क्स की, ठीक है। लास्ट है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। तो आपको पहले यही होना चाहिए, पता होना चाहिए कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड में होती है, और ये 30th कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज है किस किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे 21 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।